नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गीतांजलि आईएएस एकेडमी जयपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विद्यार्थियों, आप सबको पता है कोरोना काल के अंदर हमारी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही है। ऑफलाइन क्लासेस अभी बंद है और अभी कह भी नहीं सकते कि ऑनलाइन जो ऑफलाइन क्लासेस है कितने समय में स्टार्ट होने वाली है। और आपको पता ही है प्री की क्लासेज है जिसमें इतिहास, मैथ, गणित ऐसी सब्जेक्ट की क्लासेस हमने रेगुलरली चल रही है। लेकिन कुछ स्टूडेंट का डिमांड थी कि सर प्री की क्लासेस तो चल रही है लेकिन मेंस जो मुख्य परीक्षा के लिए है वो भी कुछ क्लासेस स्टार्ट कर दी जानी चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज सभी के लिए हमने एक विचार किया आप लोगों पे कि आपकी मेंस सब्जेक्ट, और मेंस में देखो आपको जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, जो प्री में पढ़ते हो मेंस में भी पढ़ते हो। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन ऐसा सब्जेक्ट हो जो पहली बार क्या वो होगा, कुछ विद्यार्थियों का ऑप्शनल में सब्जेक्ट होता है ग्रेजुएशन में, उससे पहले बहुत कम लेवल पे पढ़ते हैं, उस लेवल का नहीं पढ़ पाते हैं जो हमारे सब्जेक्ट में दे रखा है या हमारी जो सिलेबस में दे रखा है। तो हमने जो सोचा है कि हम आपको सबसे पहले प्रशासन या लोक प्रशासन जो सब्जेक्ट हो, क्योंकि एक नया सब्जेक्ट है, नया डायनेमिक सब्जेक्ट है और काफ़ी आजकल पॉपुलर सब्जेक्ट के रूप में भी उभर के सामने आया है। आपने देखा होगा अभी CSE 2019 के जो फाइनल रिजल्ट आए हैं उन परिणामों के अंदर फर्स्ट रैंक जो आई है प्रदीप मलिक की, वो उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो लोक प्रशासन सब्जेक्ट ही रहा है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का जो दायरा है, इस प्रकार की इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो इस वजह से क्योंकि डायनेमिक सब्जेक्ट है, साथ ही ये जो करंट रिलेवेंट सब्जेक्ट है, मतलब इसका जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इसका जो अपना सिलेबस है, इसका जो कंटेंट है वो कंटेंट कैसा है, करंट रिलेवेंट बहुत ज़्यादा रखता है। वर्तमान में प्रशासन के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ सामने आई है। वर्तमान डे टू डे लाइफ में आप देखते हो कि हमारे सामने काफ़ी चुनौतियाँ आई है। उन चुनौतियों का अगर सामना किया जाए, उन चुनौतियों को किस प्रकार से वैश्विक चुनौतियों को समाधान किया जाएगा, अगर समाधान कोई दे सकता है तो वो एकमात्र सब्जेक्ट है जो लोक प्रशासन सब्जेक्ट ही है। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन सब्जेक्ट को हम डे टू डे लाइफ के अंदर, रोज़मर्रा की लाइफ में हम इसका सामना करते हैं। लेकिन एक विषय के रूप में जो सब्जेक्ट है वो बहुत इसमें कम पॉपुलैरिटी है। इसके पॉपुलैरिटी का कारण है वो है राजनीति विज्ञान, क्योंकि ये जो इसका जो पेरेंट है, इसका जो जन्म हुआ है लोक प्रशासन का, वो किससे हुआ, राजनीति विज्ञान से हुआ है। और राजनीति विज्ञान बहुत पुराना सब्जेक्ट है, हज़ारों साल पुराना सब्जेक्ट मान सकते हैं। लेकिन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी सबसे 133 साल पुराना है। आप सभी मित्रों को पता होगा कि जो लोक प्रशासन सब्जेक्ट है उसकी जो ओरिजिन हुआ था वो कब हुआ था, 1887 में हुआ था, जब वुड्रो विल्सन ने द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक निबंध लिखा था। पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली मैगजीन आती थी अमेरिका में। उस मैगजीन में पहली बार उन्होंने 1887 में बताया था कि प्रशासन को किसे राजनीति विज्ञान से अलग सब्जेक्ट के रूप में, ये एक पृथक सब्जेक्ट के रूप में इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि उस समय उनको ऐसी तात्कालिक चीज़ें या ऐसा उनको इन्वायरमेंट या प्रशासन के सामने ऐसी जो चुनौतियां आ रही थी जिनका प्रशासन सही तरीके से उनका सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा था, या राजनीति जो के सामने ऐसी मान सकते हैं कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम उन्होंने देखी कि राजनीति उन समस्याओं का, या जो समाज की जो आवश्यकताएं बढ़ रही थी उन समस्याओं का राजनीति विज्ञान के अंदर हम उतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे। या आप कह लो कि उस समय लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली थी उसमें वेलफेयर जब स्टेट आए, लोक कल्याणकारी राज्य की जब भावना प्रबल हुई, और दूसरा देख सकते हो उसमें औद्योगिकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ, तो औद्योगिकरण के कारण हमारी क्या हुई, मशीनी युग आया, डिमांड बढ़ी, मैनेजमेंट की जो स्किल थी वो भी बढ़ने लग गई और लोगों की सरकारों से अपेक्षाएं भी बढ़ने लगी। तो सरकार, आपको पता है उस समय का कई जगह, बहुत जगह ऐसा भी था जहाँ राजतंत्र चलता था, तानाशाही शासन टाइप की प्रवृत्तियाँ ज़्यादा उस समय हावी थी। तो उन चीज़ों से बढ़कर के लोकतांत्रिक प्रणाली या लोगों का शासन में किस प्रकार से ज़्यादा जन सहभागिता बढ़ सके, इस दिशा में हमने क्या किया था, प्रयास स्टार्ट हुए थे। उन्हीं प्रयासों के लिए अब आप देखते हैं कि वुड्रो विल्सन ने
जो कि उस समय की जो सरकार की जो थी, उस सरकार के विचारों से वो ज़्यादा सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि प्रशासन, क्योंकि जो प्रशासन जो या राजनीतिक जो होती है वो क्या करती है, वो पॉपुलर पॉलिसीज़ बनाती है, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन करना होता है प्रशासन को, वो उस तरीके से नहीं कर पाता जिस प्रकार की पॉलिसीज़ बनती हैं। तो इस प्रकार से उनके इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो रही थी, काफ़ी कमियां आ रही थी, या उतनी परिपक्वता नहीं आ पा रही थी, या उन पॉलिसीज़ का उतना हमें जो व्यापक फीडबैक मिलना चाहिए वो उस प्रकार से फीडबैक नहीं मिल पा रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि राजनीतिक सवाल प्रशासनिक सवाल नहीं हुआ करते। यह कहकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि बेशक जो प्रशासन को जो काम देता है या उसकी जो व्यू रचना होती है वो राजनीति डिसाइड करती है। मतलब क्या प्रशासन को क्या करना है ये कौन डिसाइड करता था, ये राजनीति डिसाइड करेगी, लेकिन फिर भी दोनों को दायरे को अलग अलग किया जाना चाहिए। जिस प्रकार से राजनीति डिसाइड करके कहते हैं कि पॉलिसी मेकिंग होती है, मतलब नीति निर्माण का काम किसका होना चाहिए, राजनीति का, लेकिन उसका जो परिपालन का काम होना चाहिए वो प्रशासन का। तो निर्माण और उसका एग्जीक्यूशन ये दो अलग अलग प्रोसेस होती है और दोनों को सेपरेट किया जाना जरूरी है। इस भावना को या जो इसका ये जो विचार आए, इस विचार को जब काफ़ी प्रबल संभावना मिली और जब वुडरो विल्सन खुद 1913 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अमेरिकी विश्वविद्यालयों के अंदर अपने इस सब्जेक्ट को क्या बढ़ाया, बहुत ज़्यादा विषय दिया, उसको अनुसंधान को बढ़ाया। और इस प्रकार से जब सब्जेक्ट को पॉपुलैरिटी मिलने लगी और उसी दौरान 1900 के अंदर अमेरिकी लोक प्रशासन के, जिनको हम फादर कहते हैं, गुडनाउ, उन्होंने गुडनाउ में पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन अपना एक बुक लिखी और उस बुक में वुडरो विल्सन के जो विचार थे उन विचारों को और ज़्यादा क्या किया, उनका समर्थन करते हुए कहा कि हाँ, हमें लोक प्रशासन सब्जेक्ट को एक अलग विषय के रूप में या एक सब्जेक्ट के रूप में, पाठ्यक्रम के रूप में लाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन बहुत व्यापक दृष्टिकोण है। कई लोग प्रशासन को केवल मैनेजमेंट से जोड़ लेते हैं कि प्रबंधन या प्रशासन एक ही है, जबकि आप देखते हो दोस्तों, प्रबंधन प्रशासन की एक प्रक्रिया हो सकता है, एक भाग हो सकता है, जबकि जो प्रशासन का दायरा है वो काफ़ी व्यापक है। प्रशासन को हम काफ़ी विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे। अब आपके सामने आता है कि व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासन क्या है? आपने प्रशासन शब्द जो एडमिनिस्ट्रेशन, एड प्लस मिनिस्टर, एक लैटिन शब्द है, उनसे ये बन के मिल के बना है। उसका मतलब होता है सेवा करना या प्रबंध करना, टू केयर करना, टू मैनेज या टू केयर। और किससे करेगा? लोगों की। तो लोगों के लिए क्या करना? सेवा करना। और जब इसमें लोक प्रशासन में हम लोक वर्ड लोक शब्द जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है लोक का मतलब सरकार, मतलब सरकार के द्वारा क्या करना, लोगों की सेवा करना, सरकार के द्वारा लोगों को मैनेजमेंट प्रबंध करना या उत्कृष्ट तरीके से। किस तरीके से? सरकार उत्कृष्ट तरीके से या प्रशासन अपने उत्कृष्ट तरीके से क्या करे, लोगों को सेवाएं दे। और ये कहाँ होगा? वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य। जब लोक कल्याणकारी राज्य की तुलना हमारे भारतीय संविधान में भी भारत को क्या है, एक वेलफेयर स्टेट घोषित किया गया है। इसका मतलब, और हम सिविल सर्वेंट के रूप में, जो प्रशासक होते हैं उनको किस रूप में जानते हैं? सिविल सर्वेंट, सरकारी नौकर। तो सरकारी नौकर का मतलब उसका वह है कि ये जनता की सेवक होता है। किसके? क्योंकि जनता ही क्या होती है, सरकार को चुनने का अधिकार किसको दिए गए? हमारे यहाँ जनता। तो जनता सरकार को चुन के देती है और जनता की जो प्रशासक होते हैं वो जनता की सेवा के लिए होते हैं, ना कि राजनीतिक कार्यपालिका उसकी सेवा के लिए नहीं होते, बल्कि किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? अल्टीमेटली किसके होते हैं? सरकार जो भी डिसीजन बना करके या जो पॉलिसीज़ बना करके या जो घोषणा करके सरकार बनती है कि हम ये काम करेंगे, उन कामों को करवाने के लिए क्या होता है? प्रशासन होता है। तो प्रशासन क्या होता है? वो एक स्थायी कार्यपालिका, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है, जो नीतियों का क्या करती है? क्रियान्वयन करती है। और जबकि जो राजनीति होती है वो क्या होती है? अस्थायी कार्यपालिका के रूप में काम करती है, जो हर 5 साल के बाद में क्या होती है? चेंज होती रहती है। तो इस प्रकार से स्थायी कार्यपालिका के रूप में प्रशासन स्थायित्व देता है प्रशासन को। मैं डानहम ने कहा था कि अगर कोई देश की सभ्यता असफल होती है या अगर देश की सभ्यता नहीं होता तो उसका मूल कारण क्या होगा? प्रशासन का ही होगा। अगर प्रशासन खराब हो गया या प्रशासन समाप्त हो गया तो क्या हो जाएगी? सभ्यता भी अपने आप में समाप्त हो जाएगी। तो इस मंतव्य से आप समझ सकते हैं कि प्रशासन कितना ज़रूरी है। और प्रशासन का जो रोल है, भूमिका है, वो हम किससे लेते हैं? जन्म से लेकर के कब्र तक, अर्थात गर्भ से लेकर के कब्र तक मान सकते हैं, या जन्म से, जब से आप जन्म होता है आपका और जब हम मृत्यु होते हैं, हर एक स्तर पे प्रशासन जरूरी होता है।
तो इस प्रकार से प्रशासन की जो मीनिंग है, हम जो प्रशासन का जो अर्थ लेते हैं वह है कि एक संगठन होगा। क्या होगा जी? ये एक संगठन है और इस संगठन के क्या होंगे? निश्चित क्या होंगे? उद्देश्य होंगे। क्या होंगे? निश्चित। कोई भी संगठन होगा, उस संगठन में एक निश्चित उद्देश्य होगा। उस उद्देश्य प्राप्ति के लिए क्या होगा? कुछ लोग सामूहिक रूप से लेके कुछ क्रियाएं करेंगे, जिसके अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक संसाधन और दूसरे मानवीय संसाधन। तो भौतिक संसाधन या मानविक संसाधनों की एक सम्मिलित क्रिया होगी और वो क्रिया करने के लिए किसी फिक्स पर्टिकुलर किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए होगी। तो एक निश्चित उद्देश्य प्राप्ति के लिए जब लोगों का सामूहिक रूप से प्रयास किया जाता है तो वही क्या है? प्रशासन होता है। और प्रशासन किसी लक्ष्य या उद्देश्य के लिए होता है और प्रशासन हर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया जाता है। तो कोई भी हो, अब हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनमें अलग अलग प्रकार की प्रबंधकीय गतिविधियाँ होती हैं। दूसरा, अगर आप इसको प्रशासन की जो प्रकृति है, नेचर है, हमने शुरू में इसके नेचर या प्रकृति के आधार पर इसमें प्रकार देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रकृति के आधार पर हम 3 प्रकार के इसमें वर्गीकरण है, जो प्रचलित वर्गीकरण है। इसका जो सबसे पहला वर्गीकरण जो देते हैं वो देते हैं प्रबंधकीय दृष्टिकोण, मैनेजरियल व्यू। प्रबंधकीय दृष्टिकोण ये मानता है कि जो प्रशासन होता है, आपको दोस्तों पता होगा प्रशासन या जो सरकार होती है, सरकार, और इस सरकार के 3 पार्ट होते हैं। सबको पता है सरकार के क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण ये कहता है कि जो सरकार की जो शाखा होती है या जो सरकार की, उसमें सिर्फ कौन सी होती? सरकार की जो कार्यपालिक शाखा होती है उसी तक क्या होता है? प्रशासन का दायरा होता है। या ऑर्गेनाइजेशन जो संगठन ये होता है, ये जो संगठन होता है, इस संगठन की जो टॉप मैनेजमेंट होती है, क्या होती है? इसमें जो टॉप मैनेजमेंट की सिर्फ जो प्रबंधकीय गतिविधियां होगी, कौन सी जी? ओनली प्रबंधकीय गतिविधियां। इस प्रबंधकीय गतिविधियां, संगठन की जो प्रबंधकीय गतिविधि होगी वो क्या है? वही सिर्फ क्या है? प्रशासन के दायरे में आती है। और इसके समर्थक है हर्बर्ट साइमन और लूथर गुलिक। उसके बाद में दूसरा होता है इंटीग्रल एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण के वाले ये मानते हैं कि जो प्रशासन है वो क्या है? जो प्रशासन है वो सरकार की तीनों ही शाखाएं, कौन सी वाली? सरकार की तीनों ही शाखाएं, कार्यपालिका, विधायिका और तीसरी है न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों शाखाओं तक क्या है? प्रशासन का दायरा सीमित है। तीनों जो सरकार के जो तीनों अंग है या तीनों शाखाएं हैं, तीनों मिलकर के क्या करती है? सरकार में होती है। और इन तीनों को एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन तीनों में सम्मिलित है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन है आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका केवल टॉप मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि टॉप मैनेजमेंट का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर सबसे टॉप लेवल पे क्या होगी? प्रबंधकीय गतिविधियां। उसके नीचे क्या होगी? तकनीकी गतिविधि, टेक्निकल काम, तकनीकी। और सबसे नीचे होती है वो होती है दस्तिया, जिसको बोलते हैं हम लिपिकीय गतिविधियां। दस्तिया लिपिक है। इसका मतलब इसमें क्या हो गया? एक चपरासी से लेकर के जो सेक्रेटरी लेवल तक के जो काम करते हैं अधिकारी, वो सब क्या है? प्रशासन के अंग है। एकीकृत दृष्टिकोण में क्या हो गए? एक चपरासी से लेकर के और टॉप लेवल पे कौन होगा? प्रशासन के टॉप लेवल पे सचिव, सेक्रेटरी। तो एक IAS ऑफिसर से लेकर के एक उस कर्मचारी का जो चपरासी होता है, वो सब क्या है? प्रशासन के दायरे में आते हैं। जबकि जो इसका कौन सा प्रबंधकीय दृष्टिकोण था, ये प्रबंधकीय दृष्टिकोण क्या मानता था? सिर्फ टॉप मैनेजमेंट को कहता है। ये कहता है कि सिर्फ जो टॉप मैनेजमेंट होती है वही क्या है? प्रशासन के दायरे में आता है। मतलब जो उच्चाधिकारी होते हैं वही क्या होते हैं? तो इसमें क्या होती है? ये मानते हैं कि प्रशासन का काम है कार्य कराना। टॉप मैनेजमेंट है और इसका मतलब क्या है? कार्य करवाना। और जबकि जो एकीकृत दृष्टिकोण है, ये वाले कहते हैं कि नहीं, इसका मतलब है क्योंकि सब लोग सम्मिलित है, मतलब ये कार्य करना।
तो कार्य करवाना और ये है खुद काम करेंगे, तो सारा इसमें प्रशासन आ गया। और इसके समर्थक है एल डी वाइट और डी मार्क, कौन से, आपका जो एकीकृत दृष्टिकोण है। उसके बाद में देखो नया जो कंसेप्ट आता है वो आता है कि प्रशासन, जो लोक प्रशासन है या प्रशासन है, वो विज्ञान है या कला है, साइंस है या आर्ट है। आप बताइए मित्रों, विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा कि जिस प्रकार से हम साइंस, राजनीति विज्ञान साइंस पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं या जनरल जो एक प्योर साइंस पढ़ते हैं, तो उस दृष्टिकोण से या उस नज़रिए से अगर हम देखें तो क्या लोक प्रशासन साइंस हो सकता है या कला होगा? अब तो पहली बेसिक पैरामीटर्स पे हम देख सकते हैं कि साइंस हो सकता है या कला हो सकता है, क्योंकि जो इसके जो प्रारंभिक जो विद्वान थे उन्होंने लोक प्रशासन को क्या किया, विज्ञान बनाने के, साइंस ऑफ आर्ट, साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विज्ञान का प्रबंधन या विज्ञान का प्रशासन बनाने की इन्होंने कोशिश की है। और इसके नतीजे ये हुआ कि इसको क्या कर दिया, सबसे ज़्यादा इसके लिए सिद्धांत गढ़े गए। तो अगर इससे पहले हम एक चीज़ देख सकते हैं कि कोई भी किसी चीज़ को हम साइंस कहेंगे तो साइंस के लिए क्या आधार होते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो 3 आधार ऐसे हैं जो आपके पास साइंस होने के लिए 3 कम से कम ऐसे आधार हैं जो क्या होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए। 3 आधार, व्यवहारों का पूर्वानुमान होना। साइंस में क्या होती है, साइंस क्या एक्शन करोगे तो क्या होगा, रिजल्ट हमेशा कैसी भी कंडीशन होगी तो क्या होगा, सेम ही आएगा। तो क्या लोक प्रशासन में ऐसा संभव है कि जे हम कौन सी कंडीशन में क्या होगा, आपको भी पता है हर जगह हम ऐसा नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके एक प्रशासक है और प्रशासक का लॉ एंड ऑर्डर का काम प्रायोरिटी पे होता है, एसडीएम साहब है, उनको लॉ एंड ऑर्डर के लिए किसी में कहीं पे छोटी मोटी अगर कहीं पे सूचना आती है कि यहाँ पे आपके अशांति भंग हो गई, आप आकर के और कुछ लोग उपद्रव मचा रहे हैं, तो वहाँ पे एसडीएम साहब जा कर के कोई भी एक्शन लेंगे। तो आप क्या पहले ये डिसाइड कर सकते हो कि एसडीएम साहब जो वहाँ जाएंगे पहुँचते ही ऐसी एक्शन लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ की सिचुएशन कैसी होगी। एसडीएम साहब सबसे पहले बातचीत का हो सकता है, बातचीत के माध्यम से होगा तो कर सकते हैं। अगर वहाँ के उपद्रवी हैं, ऐसा बातचीत से नहीं मानेंगे तो इसके लिए हल्का लाठी चार्ज या बल प्रयोग भी किया जा सकता है। अगर मान लो उससे भी बात नहीं बने तो फिर बाद में क्या होता है, गोली भी चलाने का या और प्रकार के, जैसे पानी की कैनन जो छोड़ी जाती है या आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, तो किस प्रकार उसके पास जो एक्शन होंगे, अवेलेबल होंगे, विकल्प होंगे, उनके अनुसार क्या होगा, प्रशासन अपना डिसीजन लेगा, उसी के अनुसार एक्शन करेगा। तो ये प्रशासन के अंदर सिचुएशन के आधार पे होता है। हर जगह हम सेम रूल नहीं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 अणु मिल करके जल बन जाएगा, ये साइंस में पॉसिबल है। लेकिन इस प्रकार से जो प्रशासन है, प्रशासन में काम करने वाला कौन है, व्यक्ति, और व्यक्ति के अनुमान हम नहीं कर सकता। दूसरा है वैल्यू फ्री होना। प्रशासन के अंदर क्या होता है जी, प्रशासन में वैल्यूज़ मतलब मूल्यों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, जबकि साइंस में कोई मूल्य नहीं होता। साइंस में जो एक्शन होगा, जो होगा फिक्स होगा, उसी के अनुसार सारी चीज़ें होती है, उससे वहाँ पे एथिक या नैतिकता का कोई मापदंड नहीं होता। जबकि प्रशासन के अंदर वैल्यू फ्री प्रशासन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों जी? क्योंकि प्रशासन किन के लिए किया जाता है, मानवों के लिए किया जाता है। आज हमारे समाज के अंदर हर प्रकार के लोग हैं, गरीब, पिछड़ा, ठीक है, SC ST OBC, हर वर्ग को बांटा गया। उसके अंदर सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, सबकी अपनी अपनी नीड्स होती है। अगर उन नीड्स को पूरा करने के लिए प्रशासन सबको एक जैसे करे, सबके लिए एक जैसे रूल बनाए, तो क्या प्रशासन सफल हो सकता है? दोस्तों, आपको पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रशासन के अंदर प्रशासन क्या करता है, वैल्यू टू वैल्यू करता है। कई बार ऐसी स्थितियाँ होती है, परिस्थितियाँ होती है, इसके अनुसार क्या होती है, नियम में ढील दी जाती है। आपने अभी कोरोना काल के अंदर कई बार देखा होगा, जैसे प्रवासी मजदूरों का हमारे सामने समस्या आई थी, तो हर राज्य या हर एडमिनिस्ट्रेशन ने उस प्रवासी समस्या को सोल्व करने के लिए अलग अलग रणनीति अपनाई होगी। कहीं पे उनको क्या हुआ, आपने देखा होगा कि कहीं पे उन्होंने बस की व्यवस्था कर दी, कहीं पे उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था कर दी। कई राज्य ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाए थे और लोग पैदल ही जा रहे थे। तो ये अलग अलग है। इसका मतलब प्रशासन तो सभी जगह सेम था, लेकिन प्रशासन के जो काम करने का जो ढंग था वो सब जगह अलग अलग था। कुछ प्रशासन, आपको मीडिया ये कह रहा था देखो क्या प्रशासन है, लोग विदेशियों को तो वंदे भारत, क्या विदेशियों को तो हम फ्लाइट से यहाँ पे लाए जा रहा है, लेकिन हमारे जो यहाँ के मूल नागरिक हैं उन नागरिकों को कोई सुनाई नहीं रहा। लोग हजार किलोमीटर तक क्या पैदल जा रहे हैं।
तो इस प्रकार की काफ़ी खबरें आपने पढ़ी होगी। तो ये प्रशासन का है अलग अलग, क्योंकि प्रशासन को जिस प्रकार से प्रशासन में सेंसिटिव होनी चाहिए, उसमें एथिकल वैल्यू जो होनी चाहिए। कई जगह आपने देखा होगा ऐसी खबरें देखो कि प्रशासन या पुलिस वालों ने बहुत लोगों की व्यवस्था की, उनको घर जा करके, मान लीजिए आपने फ़ोन किया कि हमारे पास तो 2 दिन से खाना नहीं है, तो उनको घर जा करके क्या उनको भोजन उपलब्ध करवाया गया। कई जगह ऐसी होगी जहाँ पे स्टूडेंट वगैरह फंस गए तो उनको घर जाने की बहुत पर्टिकुलर व्यवस्था भी की। तो हमने अलग अलग परिस्थिति होगी, अलग अलग ही सारी चीज़ें हमने आप वास्तविकता रूप में अभी कोरोना काल के अंदर भी आपने फेस की होगी। और इसमें पुलिस प्रशासन, हेल्थ प्रशासन, इनका काफ़ी आपने तारीफ भी सुनी होगी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कई जगह आपने इसके थोड़े नेगेटिव विचार भी देखे होंगे, कुछ ऐसी घटनाएं भी देखी होगी जहां प्रशासन आपको सेंसिटिव नहीं लगा होगा। लेकिन ओवरऑल आपको मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रशासन ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, और प्रशासन ने जिसमें पुलिस प्रशासन और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी अच्छा योगदान रहा, जिसको हम इसमें देख सकते हैं। फिर आगे देख सकते हैं तीसरी चीज़ जो साइंस होने के लिए ज़रूरी है, सार्वभौमिक अनुप्रयोजन, यूनिवर्सल। उसके जो रूल रेगुलेशन है या जो इसके सिद्धांत है, उनको क्या किया जाना चाहिए, सब जगह समान रूप से उनको लागू किया जा सकता है। साइंस का कोई भी सिद्धांत, जैसे मान लीजिए न्यूटन का सिद्धांत है, न्यूटन के जो नियम है वो अमेरिका जो विकसित देश है वहाँ भी सेम है, और भारत जैसे विकासशील देश है वहाँ भी क्या होंगे, समान ही होंगे। लेकिन विकसित देशों के ये जो नियम या जो प्रशासन की जो सिद्धांत बने वो कहाँ गढ़े गए, विकसित देशों के अंदर गढ़े गए। तो क्या विकसित देशों में जो सिद्धांत गढ़े गए, क्या वही सिद्धांत विकासशील देशों में सेम उसी प्रकार से लागू किए जा सकते हैं, या उसी प्रकार से उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हम क्या भारत में भी कर सकते हैं? आप ये खुद पाएंगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो सिद्धांत अमेरिका जैसे विकसित देश के अंदर सफल हो सकते हैं या कारगर हो सकते हैं या वहाँ बेस्ट प्रशासन दे रहे होंगे, वो सिद्धांत भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ की अभी हमारी टेक्नोलॉजी में वो हम उतने उन्नत नहीं है, हमारा जो मानव संसाधन है वो भी इतना स्किल्ड नहीं है, तो वहाँ पर अगर उन्हीं चीज़ों को सेम रूप में अगर हम लागू किया जाए तो क्या पॉसिबल है? दोस्तों, पॉसिबल नहीं होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि साइंस के सामने जो 3 चीज़ें, जो साइंस का जो प्रमाण होने के लिए जो तीनों चीज़ें हमने बताई है, तीन उसी प्रकार के जिस प्रकार से साइंस में अप्लाइड है उस प्रकार से हम प्रशासन में इनको अप्लाइड नहीं कर सकते। हाँ, इन तीनों चीज़ों का प्रयास ज़रूर जारी है, अभी भी है। जिस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं प्रशासन में कि हाँ ऐसी आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो उसमें आप ऐसा एक्शन करो, लेकिन वो हमेशा 100% ऐसा ही हो, ऐसा नहीं होता है। आपको ये पता है किसी प्रकार एथिकल वैल्यूज़ फ्री होती है, क्योंकि जो प्रशासन होता है, आपको पता है राजनीति और प्रशासन, राजनीति क्या करती है, मूल्य आधारित होती है, और वैल्यूज़ को देखते हुए क्या करना आती है, कोई पॉलिसीज़ बनाती है। और जब प्रशासन के पास वही नीति जाती है तो प्रशासन किसके आधार पे, फैक्ट के आधार पे काम करता है। फैक्ट का मतलब उसके पास फिक्स रूल रेगुलेशन, कोई पॉलिसीज़ किन लोगों के लिए बनाई गई है तो उसके क्या होंगे, मिनिमम कुछ रूल रेगुलेशन होंगे, कुछ दस्तावेज आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट होंगे, उन्हीं लोगों तक क्या करेगा प्रशासन, उस सेवा का लाभ देगा। जैसे एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि अगर वृद्धावस्था पेंशन योजना सरकार ने लॉन्च की है, तो पेंशन योजना के लिए कुछ क्या होंगे, सरकार ने कुछ डिसाइड किए होंगे कि ये दस्तावेज होनी चाहिए। जैसे उसकी उम्र 65 साल से ऊपर होनी चाहिए, उसके पास क्या है, कोई उसका जो गार्जियन है उसका, उसमें आपका क्रीमी लेयर में हो सकता है, या जो एक इनकम का दायरा है उससे अगर ऊपर है नहीं, उस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, तो इस प्रकार से सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया है, जो दस्तावेज है, ये मिनिमम का क्या होनी चाहिए, आपके पास होने चाहिए ये दस्तावेज। अगर नहीं होंगे तो उसके बिना उसको फिर आप सरकार की जो भी योजना है उस योजना से वो क्या होंगे, लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि प्रशासन टोटली वैल्यू फ्री नहीं हो सकता, और प्रशासन में वैल्यूज़ को ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन कुछ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है या कुछ जो रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ जो कानून होते हैं, उन कानून के दायरे में रह कर के ही प्रशासन को क्या करना पड़ता है, कार्य करना होता है। प्रशासन हमारा उसके लिए संविधान और हमारे जो रूल और रेगुलेशन जो लॉ है, उन लॉ का पालन करते हुए ही प्रशासन किस प्रकार से काम करता है, ये प्रशासन की विशेषताएं। और प्रशासन उस दायरे से बाहर जाकर के बहुत कई रेयर केस में से हैं जिनमें काम करता है, बाकी वो कोशिश करता है कि उसके जो फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि सभी अगर सबको इस टाइप से कर दिया जाए तो कहते हैं ना फिर तो कोई रूल फॉलो ही नहीं हुआ।
फिर क्या हम लोगों तक वास्तव में जिन लोगों को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए उस परियोजना या योजना उस प्रोग्राम का, वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो अगर हमें उस लोगों तक पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ निश्चित नियमों, कुछ निश्चित कायदों के अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना ही पड़ेगा। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि लोक प्रशासन कला या विज्ञान उस दृष्टिकोण से कला विज्ञान नहीं है जिस प्रकार से साइंस है, लेकिन ये विज्ञान होने की ओर क्या हो रहा है, अग्रसर जरूर हो रहा है। या आप कंक्लूजन कह सकते हैं कि हम एक तरफा न तो विज्ञान कह सकते हैं, नहीं इसको आर्ट कला कह सकते हैं, बल्कि क्या कह सकते हैं, ये विज्ञान होने की ओर अग्रसर है। जिस प्रकार से और विज्ञान अग्रसर हो रहा है उसी प्रकार से लोक प्रशासन में साइंस होने की, क्योंकि इसके भी कुछ निश्चित नियम है, उसके निश्चित सिद्धांत है जो हम जो इसके सिद्धांत होंगे, जिसमें पद सोपान का सिद्धांत, आदेश की एकता, ठीक है, स्पान ऑफ कंट्रोल, कार्यों का विभाजन, इस प्रकार के जो सिद्धांत होंगे उन्हीं से प्रशासन क्या आता चलता है। और उन हर कोई भी संगठन या कोई ऑर्गेनाइजेशन जब हम चलाते हैं तो उसके सुव्यवस्थित तरीके से काम करने के लिए इन निश्चित नियमों का, इन सिद्धांतों का हमें पालन करना ही पड़ता है। तभी वो संगठन क्या कर सकता है, अच्छा रिजल्ट दे सकता है या अपने उद्देश्य में क्या होगा, सफल हो सकता है, या जो उसने उद्देश्य निर्धारित किया उस उद्देश्य की क्या होगी, पूर्ति हो पाएगी। तो आगे चलते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण दोस्तों वो दृष्टिकोण है जो इन सभी दृष्टिकोणों को क्या कह देता है, मिला देता है। जिसमें आपने सुना होगा कि जो प्रबंधकीय दृष्टिकोण है, जिसमें केवल पोस्ट को भी दृष्टिकोण, जिसमें प्रबंधन की 7 प्रकार की गतिविधियां हैं जो मैनेजमेंट को बेस्ट करने की कोशिश करती है। आधुनिक दृष्टिकोण ये कहता है कि जो आप सिर्फ प्रबंधन या मैनेजमेंट को ठीक करना ही प्रशासन नहीं है, प्रशासन क्या किया जाता है, लोगों के लिए किया जाता है। तो उस प्रशासन में प्रबंधकीय गतिविधियों के साथ साथ सब्जेक्टिव मैटर, मतलब विषय वस्तु का ज्ञान होना भी क्या बहुत ज़रूरी है। तो जब तक हम प्रशासन के अंदर विषय वस्तु के ज्ञान और उस प्रबंधकीय गतिविधियों को, दोनों चीज़ों को नहीं शामिल करेंगे, तब तक हम एक अच्छा प्रशासन नहीं दे सकते। और इसी को आगे लेकर के आपको पता है, लेविस मेरियम ने कहा था कि प्रशासन कैंची के 2 फलक की भांति है, अर्थात इसमें एक दृष्टिकोण पोस्टकोप का दृष्टिकोण है, दूसरा का उस विषय वस्तु का ज्ञान है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, मतलब क्या करना है और कैसे करना है। इन दोनों चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तभी हम एक अच्छा प्रशासन दे पाएंगे। तो इस प्रकार से आधुनिक दृष्टिकोण वर्तमान समय में काफ़ी पॉपुलर है और इसी के अनुसार दोनों ही हमें दृष्टिकोणों को क्या फॉलो करना पड़ता है, दोनों ही चीज़ों का हमें ध्यान करना पड़ता है। आगे चलकर अगर देखेंगे तो प्रशासन 2 के प्रकार है। देखिए प्रशासन 2 है, एक लोक प्रशासन और एक है निजी प्रशासन। कोई भी संगठन हो, चाहे लोक सरकारी संगठन हो या प्राइवेट संगठन, हर जगह प्रशासन जरूरी होता है। कोई संगठन चाहे छोटा संगठन हो या बड़ा संगठन हो, हर संगठन के लिए और या उसके निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या होगा, प्रशासन होना जरूरी है। आप लोक प्रशासन होता है वो क्या होता है, लोगों के लिए होता है। किसके लिए होता है, लोगों की सेवा के लिए होता है। जिस प्रकार से जो सरकार के जो डिपार्टमेंट है, सरकारी जो ऑफिस है, वो किसके लिए होते हैं, वो सरकार, और सरकार मतलब सरकार के द्वारा निर्देशित होता है, सरकार के कार्यों के लिए या जनता के कार्यों के लिए, जनता की सेवा के लिए होते हैं। और इनका जो उद्देश्य होता है, इसमें सबसे मूल उद्देश्य ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम कर सकते हैं। मतलब ये नो लॉस जाकर के भी क्या कर सकते हैं, आप जनता की सेवा देनी होगी तो देंगे, प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना। लेकिन जो दूसरे प्रकार के जो संगठन हैं जिनको बोलते हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये जिनको व्यापार संस्थान, मतलब ये क्या है, कमर्शियल होंगे, ये कभी भी क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस तक तो शायद काम कर ले, लेकिन ये कभी भी लॉस में जाकर के काम नहीं करेंगे। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट जो संस्थान होगा या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो किसके लिए काम करेगा, वो हमेशा क्या करेगा, प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करेगा। कुछ उसके निश्चित उद्देश्य होंगे, कुछ उसके क्या होंगे, उसके आपके व्यापार या फाइनेंशियल उसके इंटरेस्ट होंगे ही। बिना फाइनेंशियल इंटरेस्ट के कोई भी प्राइवेट संगठन अपना काम नहीं कर पाएगा। नो प्रॉफिट नो लॉस तक कई ऐसे संगठन हैं जो काम कर लेते हैं, लेकिन लॉस में जाकर के काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें उत्तरदायित्व की भावना नहीं होती, या उसकी जो बाध्यता है सब लोगों तक उसकी पहुंच नहीं होती, या सारी सरकार सेवाएं देने के लिए वो क्या होता, उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता। जबकि क्या होता है, लोक संगठन होता है, इस लोक संगठन में क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी होगी, नौकरशाही होगी। तो नौकरशाही को क्या करेगी, सरकार वेतन देगी, और वेतन देगी तो उसको देना ही पड़ेगा। वो नौकरशाही किसके लिए, लोगों की, सरकार की जो भी योजनाएं होगी उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए
क्या करेगी, अच्छा काम करेगी। अगर वो अच्छा काम कर रही है तो भी ठीक है, नहीं कर रही तो भी ठीक है, उनको वेतन तो देना ही है। उस वेतन में आपको भी पता है कोई कटौती नहीं होती है। सरकारी जॉब एक बार मिल जाती है तो उसके बाद में बहुत कम ही के उम्मीद हो, या बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जिसमें उसको ये डर हो कि उसकी नौकरी चली जाएगी बीच के अंदर। जबकि प्राइवेट संगठन के अंदर आप काम करोगे तो आपको वेतन मिलेगा, काम नहीं करोगे तो आपको वेतन नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अगर निजी संस्थान में तो गीतांजलि एकेडमी क्या है, एक निजी संगठन है, एक निजी प्रशासन है। यहाँ भी क्या होगा, वही सारी 7 प्रकार की जो प्रबंधकीय गतिविधियाँ हैं, कौन सी वाली आपको याद होगी, पोस्ट कोविड गतिविधियाँ, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ये 7 प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो हर प्रकार के संगठन में होगी, चाहे गीतांजलि जैसा निजी संगठन हो या कोई सरकार का, जिस प्रकार से मान लीजिए रेल मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया, ठीक है, कृषि है, जो भी माप PWD विभाग हो गया, सारे विभाग के अंदर ये 7 प्रकार की गतिविधियाँ चाहे प्राइवेट हो या उसमें हो गई। लेकिन अंतर फिर आगे जाकर के होता है, जो मैंने आपको बताया कि लोक संगठन होगा वो क्या करेगा, बिना प्रॉफिट या लॉस होकर के भी जनता की सेवा के लिए होता है। जबकि जो प्राइवेट संगठन होगा, निजी संगठन होगा, वो क्या करेगा, वो लॉस में होकर के काम नहीं करेगा, वो कल्याण के लिए काम करेगा, बेस्ट क्वालिटी भी देगा आपको, लेकिन उसमें जो इंटरेस्ट होगा वो व्यापार संस्थान हो, बिजनेस के लिए काम किया जाएगा, या उसके फाइनेंशियल उसके निहितार्थ होंगे, फाइनेंशियली सारी चीज़ें उनको करेगी, तभी वो संगठन क्या करेगा, रन कर पाएगा। अब वो संगठन किस प्रकार से अपनी सभी सेवाएं दे रहे हैं, ये प्रकार की जो मैनेजमेंट है वो किस प्रकार से दे रहा है, ये सारी चीज़ें उसके उद्देश्य को निश्चित करते हैं कि वो किस प्रकार से अपना काम कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे आके आते हैं कि प्रशासन का महत्व क्या है। लोक प्रशासन का हमारे यहाँ या विकसित देशों के अंदर या विकासशील देशों के अंदर मान लीजिए सभी प्रकार है। कौन सा ऐसा देश है जहाँ प्रशासन नहीं है, सब जगह है। सब जगह भी आप तो मैंने बताया जन्म से लेकर के मरने तक क्या हर स्टेज पे क्या है, प्रशासन जरूरी होता है, हर स्टेज पे प्रशासन का रोल है। तो आप देखते हैं समाज में लॉ एंड ऑर्डर, सबसे पहला जो काम है प्रशासन का वही है लॉ एंड ऑर्डर, व्यवस्था बनाए रखना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। आपको पता है जब भी कोई आपके छोटा मोटे भी अगर कुछ भी कोई विवाद होता है, कोई झगड़ा होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, पुलिस प्रशासन आएगा आपके पास, आपकी रिपोर्ट लिखेगा, आपकी जांच करेगा, उसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। तो सबसे प्रशासन के तो आप हमेशा सिक्योर अपने आप को जो महसूस करते हैं वो किसकी वजह, प्रशासन की। कि अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा या मेरे हितों से अगर कोई नुकसान पहुँचता है तो प्रशासन मेरे उनके लिए या मेरे राइट्स हैं, मेरे जो मूलाधिकार है उनका संरक्षण करने के लिए क्या है, प्रशासन बैठा हुआ है। मैं प्रशासन से क्या सकता हूँ, उन राइट्स को मान सकता हूँ, न्यायपालिका में जाकर के अपनी गुहार लगा सकता हूँ। तो इस प्रकार से प्रशासन का जो पहला मूलभूत कार्य है समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। उसके बाद में आता है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज जितने भी हमारे देश के अंदर जो विकास के मॉडल चल रहे हैं, विकास के लिए मान लिया आर्थिक मॉडल जैसे GST है, अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था ये इकोनॉमी के अंदर है, आपको देखते हैं कि क्रांतिकारी कदम है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, इसको बनाया किसने, इसको लागू कौन कर रहा है, प्रशासन ही करेगा ना। क्योंकि अच्छा टैक्स कलेक्शन होगा, देश के पास क्या होगा, देश का जो खजाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा भरा हुआ होगा, तो सरकार क्या करेगी, अपने उसी खजाने से तो पैसा लगाएगी ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सरकार के पास होगा तो सरकार को उसको खर्च करने के लिए क्या करें, उसके ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास प्रोजेक्ट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास विजन होगा, और उस विजन के अनुसार बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना के बड़े बड़े आपके जो इंडस्ट्रिया लगा करके सरकार क्या करेगी, लोगों के आखिर में क्या होगा, लोगों को रोजगार देगी, लोगों का जो जीवन स्तर उस जीवन स्तर को सुधारा जाएगा। तो इस प्रकार से आर्थिक विकास प्रशासन के द्वारा करके और नए मॉडल ला करके क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, समाज के लिए काम किया जाएगा, समाज के विकास के लिए काम किया जाएगा, समाज में परिवर्तन लाने का काम किया जाएगा, जो आगे चल के लोकमत निर्माण, लोगों में एक अच्छा निर्माण, सरकार के प्रति जो इमेज बनती है, सरकार के प्रति जो आपकी जो इमेज बनती है कि ये सरकार अच्छी है, सरकार बुरी है, आप कैसे बनती है, प्रशासन, सरकार, क्योंकि सरकार नीतियाँ बनाती है और नीतियों का क्रियान्वयन कौन करता है, प्रशासन ही करता है अल्टीमेटली। तो नीति का जब क्रियान्वयन होता है, मान लीजिए कहते हैं कि GST बहुत अच्छा था,
और बहुत अच्छा कानून कहते हैं सभी लोग। लेकिन उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन में कई बार दिक्कत आती है, या सरकार कोई भी अगर कानून बनाती है उसका इम्प्लीमेंटेशन उस प्रकार से नहीं होता, या सरकार कोई नई योजना लेके आती है और उस योजना का जिन लोगों को फ़ायदा होना चाहिए उनको नहीं पहुंच पाता, तो क्या होगा, एक जनमत दिया कि सरकार सही काम नहीं कर रही है। तो प्रशासन को उस समय नहीं होता, किसको उसको कि ब्लेम किया जाता है, सरकार को ब्लेम किया जाता है। तो इसका मतलब सरकार जो प्रशासन है बहुत सरकार के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब सरकार की जो छवि किस पे डिपेंड करती है, प्रशासन पे। प्रशासन अच्छा काम कर लिया तो सरकार की छवि अच्छी बनी रहेगी, और अगर प्रशासन ने अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभाई या आपने जो उसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया तो सरकार की क्या होगी, छवि खराब हो गई, और हम उसी छवि को लेकर हम अच्छा या बुरा कह देते हैं। ये सरकार अच्छा काम करी है, सरकार बुरा काम नहीं। एक्चुअली काम कौन कर रहा है, प्रशासन ही कर रहा होता है। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन किसको करना है, प्रशासन के द्वारा ही करना होता है। उसके बाद में लेते हैं लोक नीतियों को लागू करना। वो बता दिया कि पॉलिसीज़ जो सरकार की जो भी पॉलिसी होती है उनका क्रियान्वयन करने की पूरी जो जिम्मेदारी होती है, ईमानदारी पूर्वक जो जिम्मेदारी होती है कि इसकी प्रशासन की होती है, बिना पूर्वाग्रहों के। क्योंकि एक जो प्रशासक होता है एक व्यक्ति होता है, उसकी हो सकता है वो व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी विशेष के क्या रखता हो, थोड़ा सा पूर्वाग्रह रखता हो, लेकिन प्रशासन में उन पूर्वाग्रहों के लिए कोई जगह नहीं होती है। प्रशासन में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो बिना पूर्वाग्रह से, चाहे सरकार एनडीए की हो, चाहे सरकार यूपीए की हो, या सरकार किसी भी दल को, और वो उस दल को चाहे सपोर्ट करता हो या नहीं करता हो, लेकिन सार्वजनिक जीवन में एक उस प्रशासक के नाते उसे उन नीतियों का जो भी सरकार देती है उन नीतियों को पूरी ईमानदारी से उसका क्या होगा, उसको परिपालन करना चाहिए, और तभी प्रशासन अच्छा अपना रिजल्ट दे पाएगा। और यही एक प्रशासक से अपेक्षा होती है कि वो पूरी ईमानदारी से, तटस्थता और अनामिकता के अपने जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों का पालन करते हुए, बिना वाहवाही की अपेक्षा उसको पूरी ईमानदारी से क्या करना चाहिए, प्रशासन जो भी सरकार कहती है उन सरकार की नीतियों को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए। हमारे संविधान के जो आदर्श है उनके अनुसार ही उसे काम करना चाहिए। अपनी शक्तियों का, अपनी सत्ता का दुरुपयोग कहीं भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आता है कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा। बीपीएल फैमिली हो गई, आप देखते हो अलग अलग क्लासेस बनी होती है हमारे यहाँ कि ये फैमिली है, इसको बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसको क्या अंत्योदय योजना है, तो अंत्योदय योजना चालू की कि इसको इतना क्या मिलेगा, अनाज। खाद्य सुरक्षा एक्ट, खाद्य सुरक्षा एक्ट है कि इस प्रकार के परिवार हैं जो अपना जीवन यापन नहीं कर पा सकते या उनके पास नई सोर्सेज है, उन लोगों को सरकार क्या है, सस्ते के अंदर क्या करेगी, गेहूँ अनाज उपलब्ध करवाएगी। तो इस प्रकार की जो योजनाएं है, जो वंचित वर्ग है या जो शोषित वर्ग है उसको मेन स्ट्रीम के लाने के लिए, या उसको गरीबी रेखा बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने के लिए कौन करेगा, सरकार अपनी योजना लाती है, और उन योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन किसको करना पड़ता है, प्रशासन को ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से प्रशासन सब कुछ किस पे डिपेंड है, प्रशासन पे ही डिपेंड है। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन, सोशल और इकोनॉमिक चेंज के एक एजेंट के रूप में प्रशासन अपनी भूमिका निभाता है। प्यारे मित्रों, आपने यहाँ पे देखा होगा कि प्रशासन हर पहलू में, मतलब मैंने एक ही वर्ड अगर आया तो कब्र से लेकर के क्या है, जन्म से लेकर कब्र तक, मतलब आपके समाज में जब आप लाते हो एजुकेशन से लेकर के हेल्थ, एजुकेशन आ गई, फिर हेल्थ आ गई, फिर आपका इन्वायरमेंट आ गया, आपके सुरक्षा सिक्योरिटी वाली आ गई, तो आपको जो फिर आपका जो बौद्धिक विकास कर रहे हैं वो आ गया, फिर आपका आर्थिक विकास है वो भी आ गया, आपको रोज़गार देना है, आपके अच्छे वेलफेयर के लिए सोचना, तो सारे काम किसके द्वारा किए जा रहे हैं, तो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। तो प्रशासन हमारे डे टू डे लाइफ में यूज किया जा रहा है, डे टू डे लाइफ में इम्पोर्टेंट है। तो प्रशासन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे यहाँ बहुत ही एक पॉपुलर सब्जेक्ट के रूप में, और इसका पार्ट आपके अप्लाइड पोर्शन में काम आ रहा है। तो इस प्रकार से आज के अब इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि प्रशासन की हमें ज़रूरत क्यों है और प्रशासन का रोल कहाँ पे है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि प्रशासन क्यों ज़रूरी है। आपको इस समझाने गए थे कि सिलेबस का बहुत ऐसा सिलेबस है ये जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, करंट से अपडेट लगेगा, हर जगह आप इसमें करंट अपडेट कर सकते हैं। तो आगे चल कर के हम इसमें लोक प्रशासन का किस प्रकार से एक विषय के रूप में इसने जन्म लिया, विषय के रूप में इसका विकास हुआ, इसके हम चरणों को पढ़ेंगे, जिसमें मुख्यतः इसके 5 चरण हैं जिनकी विवेचना अगले आपके जो क्लास होगी उसके अंदर हम इसमें डिटेल से आपके इसके चरण वाइज इसका
जो विकास हुआ लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में, उसको हम सब्जेक्ट चरण टू चरण स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं से अपना मेंस के जो क्वेश्चन होंगे वहीं से आपके बनना स्टार्ट हो जाएंगे। आपका आज का जो क्लास का था वो एक ओवरव्यू था कि आपको पहले समझ में आए कि इसका दायरा क्या है, प्रशासन का होता क्या है प्रशासन, और प्रशासन का रोल क्या है, इसका इम्पोर्टेंस ही क्या है, इसके टाइप्स क्या है, या इसको हम किन किन अर्थों में हम पढ़ सकते हैं। ऐसा है संकुचित दृष्टिकोण पढ़ लिया, एकीकृत दृष्टिकोण पढ़ लिया आपने, तो इसका प्रबंधकीय दृष्टिकोण पढ़ लिया। तो ये थोड़ी अप्रोच होती है जो आपके दो में RS के सिलेबस के अंदर 2 वर्ड में आपसे पूछ लिया जाए कि लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण को आप समझाइए, तो आप उसको 2 नंबर में पूछ सकता है 5 आप समर्थक बताओगे और इसके बता दो कि नहीं ये ऐसा प्रबंधकीय है जो सिर्फ प्रबंधकीय गतिविधियों को ही शामिल करता है और इसमें प्रशासन की सिर्फ कार्यपालिक शाखा तक ये अपने आप को सीमित मानता है। आपसे पूछ लिया नहीं इसके एकीकृत दृष्टिकोण को बुलाओ, एकीकृत दृष्टिकोण में आप बता दो कि एक चपरासी लेकर के सचिव तक सारे काम जो करते हैं वही प्रशासन के होते हैं, और ये कि प्रशासन को क्या होता है कार्य करने से हैं, और इसके समर्थक LD/TODIMOC है, तो आपके 2 में से 2 नंबर आएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है 2 नंबर 5 नंबर के ही यहाँ पे अभी इन टॉपिक्स में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। लोक प्रशासन का सब्जेक्ट है कि आर्थिक विकासशील या विकसित देशों में लोक प्रशासन की भूमिका क्या है। आप देख सकते हो सभी समाज है, चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो, या ट्रम्प प्रशासन हो चाहे मोदी प्रशासन हो, प्रशासन हर जगह है और उसके काम भी क्या है हर जगह है। हाँ कुछ जगह उनके काम बढ़ सकते हैं या उनकी प्रायिकता बढ़ सकते हैं, उनका रोल बढ़ सकता है। भारत जैसे विकासशील देश में प्रशासन की भूमिका थोड़ी अलग, जटिल और चुनौतीपूर्ण हो सकती है, तो वहीं अमेरिकी प्रशासन में कुछ अलग टाइप की चुनौतियां हो सकती हैं। हमारे यहाँ गरीबी है, शिक्षा, बेरोजगारी जैसी समस्याएं ज़्यादा है, तो वहाँ पे कुछ अलग पर्यावरणीय समस्याएं है, प्लस कुछ मुद्दे अलग है। तो हर देश की अपनी अपनी देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ समस्याएं होती है, उन समस्याओं से जूझना ही क्या होता है प्रशासन का काम होता है। और अच्छा प्रशासन वही है जो क्या करे देश काल परिस्थिति के अनुसार और समय के अनुसार और वहाँ की तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार डिसीजन ले और उसी के अनुसार योजना भी बनाए और उन योजना का क्रियान्वयन भी उन्हीं के अनुसार किया जाए, क्योंकि हर जगह की समस्याएं भी अलग होती है और उनका सॉल्यूशन करने का जो तरीका होता है वो भी क्या होता है अलग होता है। तो आज का वीडियो विद्यार्थियों हम यहीं ख़त्म करते हैं, और उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जिसमें हम लोक प्रशासन के विकास के चरणों को बनाएंगे। ओके, धन्यवाद।